अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में हुआ था और उसका असली नाम अली गुरशाब था। उसके पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी वंश के फाउंडर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई थे। अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु के बाद उसे उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने पाला था। जलालुद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन और उसके भाई अल्मस बेग को दिल्ली सल्तनत में ऊंचे ओहदे भी दिए। अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन के सुल्तान बनने से बहुत पहले जलालुद्दीन की बेटी मलिका जहां से शादी भी की थी। हालांकि ये शादी खुशहाल नहीं थी और मलिका जहां अलाउद्दीन का अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अलाउद्दीन की अपनी सास से भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिसकी बात सुल्तान बहुत मानते थे और उसकी सास सुल्तान जलालुद्दीन को चेतावनी देती रहती थी कि अलाउद्दीन देश के सुदूर हिस्से में एक स्वतंत्र सल्तनत स्थापित करने की योजना बना रहा है। अलाउद्दीन की सास अलाउद्दीन पे बहुत ही कड़ी नजर रखती थी, जिसने अलाउद्दीन के मन में जलालुद्दीन के प्रति गुस्सा भर दिया। 1291 में अलाउद्दीन ने कारा के गवर्नर मलिक छज्जू द्वारा किए गए विद्रोह को कुचलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने 1291 में ही अलाउद्दीन को कारा का नया गवर्नर बनाया था। कारा में रहने वाले मलिक छज्जू के पुराने सहयोगी और दरबारी सुल्तान जलालुद्दीन को एक कमजोर सुल्तान मानते थे और अलाउद्दीन को दिल्ली के तख्त को हथियाने के लिए उकसाते रहते थे। धीरे धीरे अलाउद्दीन का गुस्सा बढ़ता गया और जल्द ही उसने सुल्तान जलालुद्दीन को गद्दी से हटाने का फैसला किया। 1296 में अलाउद्दीन ने भिलसा पे हमला कर उसे लूट लिया, जिसे खुश होकर सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे अवध की गवर्नरशिप भी दे दी। 1296 में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी को भी लूट लिया और सुल्तान जलालुद्दीन के खिलाफ एक सफल विद्रोह करने के लिए खूब सारी लूट हासिल कर ली। यह लूट दिल्ली ले जाने के बजाय अलाउद्दीन इसे कारा ले आया। भोले भाले सुल्तान जलालुद्दीन अपनी सेना के साथ कारा के लिए निकले। जुलाई 1296 को अलाउद्दीन ने सुल्तान का स्वागत करने के बहाने सुल्तान जलालुद्दीन को मार डाला और अपने आप को नया सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने मौजूदा दरबारियों को खूब सारा सोना चांदी देके अपने साथ कर लिया और अपने करीबी दोस्तों को ऊंचे ओहदे पे नियुक्त किया। इस बीच दिल्ली में जलालुद्दीन की विधवा ने अपने सबसे छोटे बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को नया सुल्तान बना दिया। अलाउद्दीन ने दिल्ली पे हमला करने की तैयारी की और बिना किसी फिटनेस टेस्ट के अधिक से अधिक सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जब अलाउद्दीन की सेना दिल्ली के पास पहुंची तो रुकनुद्दीन ने उसके खिलाफ अपनी सेना को लीड किया, लेकिन रुकनुद्दीन की सेना का एक बड़ा हिस्सा आधी रात में ही अलाउद्दीन की सेना में शामिल हो गया। इससे निराश होकर रुकनुद्दीन पीछे हट गया और अपनी मां और वफादार दरबारियों के साथ मुल्तान भाग गया। इसके बाद अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ दिल्ली में घुस गया, जहां कई दरबारी और अधिकारियों ने उसका स्वागत किया। अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने औपचारिक रूप से अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। शुरू में अलाउद्दीन ने पहले के मामलुक सुल्तान द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जलालुद्दीन द्वारा नियुक्त अधिकारियों और स्वयं के नियुक्त अधिकारियों के बीच में शक्ति संतुलन बनाए रखा। अलाउद्दीन ने सल्तनत की सेना की ताकत भी बढ़ाई और हर सैनिक को 1.5 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। नवंबर 1296 में अलाउद्दीन ने मुल्तान को जीतने के लिए उलग खान और जफर खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उसके आदेश पर नुसरत खान ने जलालुद्दीन के परिवार के सभी बचे सदस्यों को मार डाला। जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन का दिल्ली की सल्तनत पे कंट्रोल मजबूत हो गया, वैसे ही उसने उन अधिकारियों को निकालना शुरू किया जिसे उसने खुद नियुक्त नहीं किया था। 1297 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के परिवार को धोखा देकर उसकी सेना में शामिल होने वाले सभी दरबारियों को गिरफ्तार करके मार डाला। अलाउद्दीन द्वारा उनको दिया गया धन दौलत के साथ साथ उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। सुल्तान अलाउद्दीन ने पुराने दरबारियों को नए दरबारियों से बदल दिया, जो सुल्तान अलाउद्दीन के प्रति बेहद वफादार थे। 1297 की सर्दियों में चंगताई खानिद के मंगोलों ने पंजाब पे हमला किया और कसूर तक पंजाब पे कब्जा कर लिया।
उलग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने फरवरी 1298 में मंगोलों को हराकर उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। उसके अगले ही साल एक और मंगोल सेना ने सिंध पर हमला किया और सिविस्तान के किले पे कब्जा कर लिया। इस बार अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने मंगोलों को हराकर किले पे दोबारा कब्जा कर लिया। 1299 की शुरुआत में अलाउद्दीन ने गुजरात पे हमला किया। यहाँ उसने कमजोर वाघेला राजा कर्ण को हराकर गुजरात पर कब्जा कर लिया। गुजरात में दिल्ली की सेना ने कई लोगों को गुलाम बनाया, जिसमें मलिक कफूर भी शामिल था। 1299 में चंगताई मंगोलों के खान दुआ ने अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में एक मंगोल सेना को दिल्ली जीतने के लिए भेजा। किली की लड़ाई में अलाउद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से दिल्ली की सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उसके सेनापति जफर खान ने उसके आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना ही मंगोलों पे हमला कर दिया। हालांकि जफर खान ने मंगोलों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जफर खान और उसकी सैन्य टुकड़ी इस युद्ध में मारी गई। जफर खान से लड़ते समय मंगोलों के सेनापति कुतलुक ख्वाजा भी बुरी तरह घायल हो गए, जिसकी वजह से मंगोल पीछे हट गए। 1301 में अलाउद्दीन ने उलग खान और नुसरत खान को रणथंभौर पे आक्रमण करने का आदेश दिया। घेराबंदी के दौरान ही नुसरत खान मारा गया, जिसके बाद अलाउद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से इस घेराबंदी की कमान संभाली और जुलाई 1301 में किले को जीत लिया। रणथंभौर के अभियान के दौरान अलाउद्दीन को उसके शासन के खिलाफ 3 असफल विद्रोह का सामना करना पड़ा। भविष्य में किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए उसने एक खुफिया विभाग की स्थापना की। पूरी दिल्ली में शराब खरीदने और बेचने पे पाबंदी लगा दी, अपने दरबारियों को एक दूसरे से मिलने जुलने पे रोक लगा दी और अमीर लोगों की संपत्ति जब्त कर ली। 1302 की सर्दियों में अलाउद्दीन ने वारंगल को लूटने के लिए एक सेना भेजी और खुद सुल्तान अलाउद्दीन रावल रतन सिंह द्वारा शासित चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए निकल पड़े। 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लिया। जब शाही सेना चित्तौड़गढ़ और वारंगल के अभियान में व्यस्त थी, तब मंगोलों ने अगस्त 1303 में दिल्ली पे एक बड़ा हमला किया। सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो एक मजबूत रक्षा प्रणाली की तैयारी कर पाते। इस बीच उसकी दूसरी सेना जो वारंगल के अभियान पे गई थी, उसे भी भारी नुकसान पहुंचा और वारंगल को लूटे बिना ही उन्हें दिल्ली वापस आना पड़ा। मंगोलों ने दिल्ली के आसपास नाकाबंदी कर दी, जिसके कारण ना तो अलाउद्दीन की सेना और ना ही अलाउद्दीन के प्रांतीय गवर्नरों द्वारा भेजी गई रीइंफोर्समेंट दिल्ली पहुंच सकी। इन कठिन परिस्थितियों में अलाउद्दीन ने उस समय बन रहे सिरी के किले में शरण ली और उसकी मजबूत किलेबंदी की। मंगोलों ने सुल्तान की सेना पर कई हमले किए, लेकिन वो अलाउद्दीन की सेना को नुकसान पहुंचाने में असफल रहे। मंगोलों ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को लूट लिया, लेकिन सिरी पे कब्जा करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। 1303 का मंगोल हमला भारत पर अब तक का सबसे बड़ा मंगोल हमला था। इससे निपटने के लिए अलाउद्दीन ने कई कदम उठाए। उसने उत्तर पश्चिम भारत के किलों को मजबूत किया और उसमें मौजूद सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई। सुल्तान अलाउद्दीन को एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए था, जिसके लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने कई सारे आर्थिक सुधार किए। 1305 में उसने मध्य भारत पे हमला किया और वहां के परमार राजा महालक्का देव को हराकर उस पे कब्जा कर लिया। दिसंबर 1305 में मंगोलों ने फिर से भारत पे हमला किया। दिल्ली के आसपास भारी सुरक्षा के कारण उन्होंने दिल्ली पर हमला करने के बजाय हिमालय की तलहटी में बसे गंगा जमुना द्वीप के मैदानी इलाकों पे हमला किया। मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की 30,000 मजबूत घुड़सवार सेना ने अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हरा दिया। 1306 में मंगोलों के खान दुआ द्वारा भेजी गई एक और मंगोल सेना रावी नदी तक बढ़ी और रास्ते में पड़ने वाले सभी शहरों को लूट लिया। मलिक कफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने मंगोलों को निर्णायक रूप से हरा दिया। अगले साल मंगोलों के खान दुआ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मंगोलों ने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान भारत पे और कोई हमला नहीं किया।
इसके विपरीत अलाउद्दीन के दीपलपुर का गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक, जो बाद में जाके सुल्तान बना, नियमित रूप से अफगानिस्तान में स्थित मंगोल सेना पर हमला करता रहता था। 1308 के आसपास अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक कफूर को देवगिरी पे हमला करने के लिए भेजा। देवगिरी में मलिक कफूर ने एक आसान जीत हासिल की और वहां के राजा रामचंद्र अलाउद्दीन का जागीरदार बनने के लिए तैयार हो गया। इस बीच अलाउद्दीन की सेना के एक हिस्से ने कई वर्षों से असफल रूप से मारवाड़ के सिवान के किले को घेर रखा था। अगस्त 1308 में अलाउद्दीन व्यक्तिगत रूप से सिवान के किले को जीतने के लिए पहुंचा और नवंबर 1308 तक उसने इस किले को जीत लिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने अन्य दक्षिण राज्यों पर हमला कर उन्हें लूटने की योजना बनाई। 1309 में उसने मलिक कफूर को वारंगल जीतने के लिए भेजा। देवगिरी के राजा रामचंद्र की मदद से मलिक कफूर ने जनवरी 1310 में एक महीने की घेराबंदी के बाद वारंगल को जीत लिया। वारंगल के राजा प्रतापरुद्र अलाउद्दीन का जागीरदार बनने के लिए तैयार हो गया और बड़ी मात्रा में उसने मलिक कफूर को सोना चांदी दिया। वारंगल की घेराबंदी के दौरान मलिक कफूर को दक्षिण में स्थित होशियाल और पांड्या राज्य की संपत्ति के बारे में पता चला। अगले साल नवंबर 1310 में मलिक कफूर ने होशियाल राज्य पे हमला करने के लिए दिल्ली से कूच किया। उस समय होशियाल के राजा बल्लाल पांड्या राज्य पे हमला कर रहे थे। जब राजा बल्लाल को मलिक कफूर के मार्च के बारे में पता चला तो वो अपना हमला रोककर अपनी राजधानी द्वार समुंदर वापस चले आए। लेकिन राजा बल्लाल अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाए और एक छोटी घेराबंदी के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर अलाउद्दीन का जागीरदार बनना स्वीकार किया। द्वार समुद्र को जीतने के बाद मलिक कफूर ने पांड्या साम्राज्य पर हमला किया और उसे लूट लिया। मलिक कफूर की सेना मदुराई तक पहुंच गई और मदुराई को भी लूट लिया। इसके बाद मलिक कफूर ने दिल्ली वापस आने का फैसला किया। इस अभियान के दौरान दिल्ली सल्तनत में काम कर रहे मंगोल सैनिकों के एक वर्ग ने अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन अलाउद्दीन के खुफिया विभाग को इस षड्यंत्र का पता चल गया। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य में बसे सभी मंगोलों का नरसंहार करने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 20 से 30 हजार मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस बीच देवगिरी में राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके बेटों ने अलाउद्दीन के सैनिकों को देवगिरी से बाहर निकाल दिया। मलिक कफूर ने 1313 में देवगिरी पे फिर से हमला किया और देवगिरी की सेना को हराने के बाद उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को देवगिरी का गवर्नर बना दिया। 1315 तक अलाउद्दीन बीमार रहने लगा और अपने रिश्तेदारों और अधिकारियों पर शक करने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन अपने परिवार के कुछ सदस्यों और अपने गुलामों पर ही भरोसा करता था और अपनी सल्तनत चलाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने इन लोगों को दे दी। सुल्तान अलाउद्दीन अपने गुलाम मलिक कफूर पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता था और वाइसरॉय का पद मिलने के बाद मलिक कफूर सल्तनत का वास्तविक शासक बन गया। मलिक कफूर के कहने पर सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने बेटों खिज़्र खान और शादी खान को अंधा कर दिया। अलाउद्दीन का बहनोई अल्प खान एक ताकतवर दरबारी था और मलिक कफूर के लिए एक खतरा था, लेकिन मलिक कफूर ने उसकी हत्या करवाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन को मना लिया। जनवरी 1316 की एक रात को सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। मलिक कफूर उसी रात अलाउद्दीन के शव को सिरी पैलेस ले आया और उसे अलाउद्दीन के मकबरे में दफना दिया। अगले दिन मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के जवान बेटे शहाबुद्दीन को कठपुतली के रूप में नया सुल्तान बना दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही 4 शाही बॉडीगार्ड्स ने मलिक कफूर को मार डाला और अलाउद्दीन के बड़े बेटे मुबारक खान को नया सुल्तान बना दिया। सुल्तान अलाउद्दीन का मकबरा दिल्ली के कुतुब परिसर के पीछे मेहरौली में आज भी मौजूद है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।